आज हम सीखेंगे वर्गीकरण से संबंधित कुछ मूल बातें। पृथ्वी पर कई जीव जंतु पाए जाते हैं। सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। कुछ जीव जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, जबकि कुछ जीव जैसे व्हेल और पेड़ अत्यधिक बड़े होते हैं। विभिन्न जीवों के शरीर का आकार, रहने के स्थान, भोजन प्राप्त करने के तरीके इत्यादि भी भिन्न होते हैं। इस तरह पृथ्वी पर जीव सृष्टि विविधताओं से परिपूर्ण है। किसी क्षेत्र के विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता इतनी अधिक है कि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन स्वतंत्र रूप से एक के बाद एक नहीं कर सकते। इसमें समय बहुत अधिक लगेगा, लेकिन यदि हम विभिन्न जीवों के किसी आधार पर समूह बनाएं, तो इन समूहों का अध्ययन आसानी से तथा कम समय में किया जा सकता है। जीवों के समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर समूह बनाने को हम जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवों के वर्गीकरण से हम विभिन्न जीवों का आसानी से तथा व्यवस्थित रूप से यानी सिस्टमैटिक मैनर से अध्ययन कर सकते हैं। हमें विभिन्न समूहों में समानताएं तथा भिन्नताएं ज्ञात करने में आसानी होगी। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ है। इससे हमें पौधों और जानवरों का भौगोलिक वितरण किस प्रकार हुआ है, यह जानने में भी सहायता होगी। प्राचीन समय से जीवों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए गए। अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था, लेकिन यह वर्गीकरण का उपयुक्त तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए स्थल पर विभिन्न जीव जैसे मानव, रेंगने वाले जीव, विभिन्न पौधे इत्यादि रहते हैं, लेकिन रहने के स्थान को छोड़कर उनमें काफी भिन्नताएं हैं। इसलिए रहने के स्थान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण भ्रामक हो सकता है। जीवों के वर्गीकरण का अन्य तरीका यह है कि जीवों को समान तथा भिन्न अभिलक्षणों यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। अभिलक्षण किसी जीव की दिखाई देने वाली विशेषताएं होती है। उदाहरण के लिए जीव का कोई विशिष्ट रूप जैसे हाथों में 5 उंगलियां होना एक लक्षण है। इसी तरह विशिष्ट कार्य जैसे दौड़ने की क्षमता भी एक लक्षण है। वर्गीकरण के लिए समान अभिलक्षणों वाले जीवों को एक समूह में रखा जाता है, फिर अन्य अभिलक्षणों के आधार पर उस समूह के उपसमूह बनाए जाते हैं। इस तरह जीवों के समूह को पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। पदानुक्रम के अगले स्तरों में वे सभी लक्षण होते हैं जो पिछले स्तर में उपस्थित होते हैं, लेकिन एक ही स्तर के विभिन्न समूह एक दूसरे से किसी अभिलक्षण में भिन्न होते हैं। चलिए अब उन अभिलक्षणों की चर्चा करें जिसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। केंद्रक का उपस्थित होना या न होना। कुछ जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, इन्हें हम प्रोकारियोट कहते हैं। वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है यूकारियोट कहलाते हैं। केंद्रक और कोशिकीय संरचनाओं के होने से कोशिका अधिक कार्यक्षम होती है। किसी जीव में कोशिकाओं की संख्या एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा का शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, जबकि बहुकोशिक जीवों का शरीर कई कोशिकाओं से बना हुआ होता है। दोनों की शरीर संरचना भिन्न होती है। बहुकोशिक जीवों में कोशिकाएं विशिष्टीकृत हो जाती है, जिससे शरीर में श्रम विभाजन में सहायता होती है। भोजन प्राप्त करने की विधि। विभिन्न जीवों के भोजन प्राप्त करने के तरीके भिन्न होते हैं। भोजन स्वयं बनाने वाले तथा दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शरीर संरचना भिन्न होती है। पौधों का शरीर भोजन बनाने की दृष्टि से विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर भोजन बाहर से प्राप्त करने की दृष्टि से विकसित होता है। हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है,
जिसकी सहायता से ये सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। इस तरह से हरे पौधे एक समूह में तथा विभिन्न जंतु जिनमें मानव भी है और परिपोषी एक समूह में आते हैं। शारीरिक संगठन। विभिन्न जीवों में शारीरिक संगठन भिन्न होता है। जैसे सरल जीव जैसे हाइड्रा में कोशिकाओं का समूह सभी कार्य करता है, जबकि मानव में कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग बनता है और विशेष अंग विशेष कार्य करते हैं। इस आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब चलिए वर्गीकरण के एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझें। वर्गीकरण और जैव विकास। किसी जीव के लक्षणों का उत्तरोत्तर पीढ़ियों में परिवर्तन होना विकास कहलाता है। समान अभिलक्षणों के आधार पर निर्मित पदानुक्रम को देखकर किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ होगा, इसकी एक झलक दिखाई देती है। हमें यह भी ज्ञात होता है कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में खास परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि अन्य जीवों में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन हुआ है। हम पहले प्रकार के जीवों को आदिम या निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत या उच्च जीव कहते हैं। ध्यान रहे, इन शब्दों का संबंध प्रगति से नहीं है। इस उलझन को दूर करने के लिए हम पहले प्रकार के जीवों को पुराने जीव और दूसरे प्रकार के जीवों को नए जीव कह सकते हैं। नए जीवों की शारीरिक संरचना पुराने जीवों की शारीरिक संरचना से अधिक जटिल है। आज हमने सीखा वर्गीकरण से संबंधित कुछ मूल बातें।